जैसे जब हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो हम स्टूडेंट दौर में होते हैं, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी वो स्टूडेंट में, जो यहाँ की लाइफ है, और फिर जब हम किसी पोजीशन पे पहुँच जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुँच जाते हैं, वहाँ की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में क्या अंतर आपको महसूस होता है? नमस्कार, कॉफी विद टॉपर्स में आज हमारी मुलाकात हो रही है शिव कुमार यादव जी से। शिव कुमार यादव जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत हैं, ठीक है। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। शिव कुमार यादव जी, आप ये बताइए, जैसे आपने तैयारी शुरू की, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। कैसी जर्नी रही, कहाँ से सफ़र किया, कैसे बैकग्राउंड से आए और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपने कैसे हासिल किया? सर, सबसे पहले जब मैंने इंटर किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। सक्सेस मीन्स नौकरी पाना। ओके, मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, मिडिल क्लास के लिए यही होता है। सक्सेस का मतलब नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी। और तो इसीलिए सबसे पहले मैंने प्लान किया कि मुझे जो है सबसे पहले सक्सेस होना है, यानी एक नौकरी पाना है। एक नौकरी पाना है। तो उसके लिए मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे कि मैं ITI करूं या पॉलिटेक्निक करूं या BSc वगैरह या कुछ। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जो है नौकरी पाना है, तो मैं ये कुछ ना करके मैंने नॉर्मल जो है साइड से ग्रेजुएशन के लिए BA का फॉर्म डाल दिया। और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मैं सबसे पहले गोविंद नगर गया। वहाँ पे बहुत सारी चलती थी, तो मैं वहाँ पे गया, बट मुझे कुछ वहाँ समझ नहीं आया कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो उस समय मैंने गुरुकुल एकेडमी का नाम बहुत सुना हुआ था। अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों ना आके यहाँ पे सबसे पहले देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मैं जब यहाँ आया और सर से मैथ्स पढ़ा तो मुझे मैथ इतनी अच्छी लगी कि मुझे इंटरेस्ट जाग गया आपके अंदर, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया। और मैथ्स मेरी शुरू से ही अच्छी रही। अच्छा। 9th क्लास से ही मुझे मैथ बहुत पसंद थी। अच्छा। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि ये मैथ्स का जो टीचर थे सर, उनके जो पढ़ाने का तरीका था, कॉन्सेप्ट था, इतना क्लियर था कि मुझे 1 या 2 बार के बाद ज़्यादा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो उस समय जो मेरा एम था कि मुझे कोई भी नौकरी एक जल्दी से मिल जाए, कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। तो उसी बीच ये मिडिल क्लास का यही होता है, एक सरकारी नौकरी का ठप्पा लग जाए, बढ़िया सा ब्याह करेंगे। हाँ। तो उसी बीच SSC CGL का भी फॉर्म आया। तो मैंने SSC CGL का फॉर्म डाला और मैं बहुत सीरियस नहीं था उस वैकेंसी, क्योंकि उस समय अच्छा बस फिल कर दिया था। फॉर्म आ गया था, फिल कर दिया था। मुझे लगा ये इतनी बड़ी पोस्ट है, इसमें इनकम टैक्स, IT और कस्टम, तो मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं था। बस मेरा मकसद था एक नौकरी का। तो मैंने वो फॉर्म डाला और मेरा प्री भी हो गया। अच्छा। फिर मैंने मेंस भी 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद हुआ, तो मैंने उसमें भी अटेंड किया। तो मेरे स्कोर भी उसमें भी अच्छे हुए, बट फाइनल कट ऑफ से 2 मार्क्स से मैं रह गया। तो बट मैं नर्वस नहीं हुआ, मैं सरप्राइज हुआ। डिमोटिवेट कतई नहीं हुए? जी नहीं, मुझे सरप्राइज ये इनकी बात पॉइंट करने लायक है। SSC के फाइनल में जाने के बाद यादव जी डिमोटिवेट नहीं हुए, फिर कैसे कंटिन्यू रखा? सरप्राइज कैसे हो गए? ये सरप्राइज इसलिए क्योंकि मैंने सर कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी पोस्ट के लिए हमारे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। था कि मुझे कोई भी एक नौकरी मिल जाए। हाँ। तो उस समय हम लोग 10+2 या MTS की वैकेंसी इन सब पे ही फोकस रहते। हाँ। तो जब मेरा 2 नंबर से रह गया तो मैंने सोचा यार मैं भी कर सकता हूँ। तो मतलब अंदर से आपके मोटिवेशन जागा फेलियर को लेके। तो इसी बीच मेरे अंदर एक इंटरेस्ट जगा, यार मैं भी SSC का CGL निकाल सकता हूँ। तो फिर मैंने नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग किया कि इस बार चलो 2 मार्क्स से रह गए, कोई बात नहीं, बट अगली बार आएगा तो नहीं छोड़ना है। तो फिर मैं जो है कंटिन्यू अपना टाइम टेबल वगैरह बना करके कैसे क्या करना है, कहाँ क्या कमियाँ रह गई, उन सब पे मैंने वर्क किया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर फॉर्म आया तो मैंने फिलअप किया। और जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था उससे मेरा स्कोर लगभग 100 अबव था। 100 अबव था? तो इतनी डेडिकेशन ले आए, अपने अंदर आग जला दिए। तो उस साल ये हुआ कि पेपर इजी आया है, पेपर इजी आया है। अच्छा, ये रिमूवर उड़ गया, ये रिमूवर उड़ जाता है। हाँ। तो हर बच्चों का ये डिस्कशन था इस बार पेपर इजी, तो कट ऑफ कितना हाई हो सकता है। हाँ। लास्ट ईयर से तो हम लोगों ने भी गैस किया बहुत ज़्यादा 30, 40, 50 मार्क्स बढ़ेगा, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। 100 मार्क्स आपके ज़्यादा थे। तो मुझे लगा कि यार मेरे तो 100 मार्क्स लगभग अबव है। हाँ। तो मैं तो श्योर हूँ। तो हम लोग बड़े नॉर्मल होके अपना मस्त कि यार अब तो नौकरी लग गई, बस चद्दर तान के लेटना है, घर पे ब्याह वाले को आन दो है। बस उसी बीच पता चला कि नहीं कि कहीं पे फ्रॉड हो गया है, नकल हो गया है, तो रिजल्ट रोक दिया है। रिजल्ट उस टाइम रोक दिया गया था। और फिर कोर्ट याद है, बहुत अच्छे से याद है। कोर्ट केस, वो भर्ती कोर्ट केस में गई थी SSC। फिर कोर्ट केस हो गया, फिर वहाँ पे 5-6 महीने इस तरीके से लगभग हम लोग का 8-9 महीने बर्बाद कर दिया। उसके बाद कोर्ट का डिसीजन क्या है, इसका री एग्जाम कराया जाए।
फिर री एग्ज़ाम कराया गया तो मेरे मार्क्स जो है पहले जो 390 कुछ बन रहे थे और लास्ट ईयर 270 गया था। तो जब मैंने देखा कि अब मेरे री एग्ज़ाम के बाद मेरे मार्क्स लगभग 360 वगैरह कुछ बन रहे थे, 357 या 360 के आसपास मेरे मार्क्स। तो मुझे लगा यार चलो ठीक है, लास्ट ईयर तो 270 ही था, इस बार भी है 360, तो चांस तो है। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आया तो उसके बाद गया था ओबीसी का कट ऑफ 392 और मैं बाहर हो गया। तब मुझे लगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया, तब टूट गए फिर आप। अरे बट यहाँ से तो टूटना जेन्युइन सी बात है। आप एक बार फेलियर से आपने मोटिवेशन लिया, फिर 100 नंबर आपके एबव थे, कोर्ट इशू के बाद आप यहाँ तक पहुंचे, फिर कैसे रिकवर किया आपने? फिर लेकिन बस इन 1 साल के बीच में मेरी 2-3 बार रिटर्न निकला, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस किस का निकला? एसएससी का 10+2 का निकला, 10+2 का, और डीआरडीओ वगैरह का। हाँ, डीआरडीओ के बीच में एग्जाम आते रहते हैं, एलआईसी डीआरडीओ वगैरह के। और ऐसी एक कोई वैकेंसी थी जिसमें रिटर्न के बाद टाइपिंग भी था और एक्सेल पे सीट वगैरह बनानी थी, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह, ये इन सब का भी होता है। तो ये सब रिटर्न निकलने के बाद मुझे टाइपिंग देने का मौका मिला। तो मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इलाहाबाद गया था टाइपिंग देने, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद, तो वो जनवरी या फरवरी का महीना था, ठंडियों का महीना था, और मैं इतना नर्वस था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अंदर से डर बैठा था। जब वहाँ पे मेरा नंबर आया टाइपिंग के लिए, क्योंकि टाइपिंग में बैच वाइज बुलाते हैं, जैसे 100 बच्चे बुलाए गए हैं तो 20-20 बच्चों का बैच अंदर गया। तो जब मेरा बैच अंदर गया तो मैं जब सिस्टम में बैठा तो मेरा हाथ कांप रहा था। क्यों? मुझे डर अंदर से नर्वसनेस थी, फर्स्ट टाइम मैं फिर भरा हुआ था। फिर उसके बाद जब मैंने टाइपिंग दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर हुई, मिस्टेक हुई, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डर की वजह से। हाँ, तो मैं टाइपिंग, सर्दियों में टाइपिंग थी या गर्मियों में थी? ये सर फरवरी का महीना था। तो ये भी जब ना कि हम ट्रेवल करके जाते हैं, हमारे हाथ भी थोड़े वैसे होते हैं, ऐसा कुछ फेस किया था? ठंड की वजह भी सही, और उसके बाद नर्वस थे काफ़ी, फर्स्ट टाइम टाइपिंग दे रहे थे। हाँ, फिर तो ये 2 मेजर कारण था कि मेरा उसमें नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा एक कोई एग्ज़ाम ऐसे ही निकला था, टाइपिंग भी कर लिया मैंने। उसके बाद एक्सेल शीट पे काम करना था, तो वो मुझे एक्सेल का प्रोग्राम नहीं आता था, रन कराने का आता है एक प्रोग्राम। हाँ, तो उसमें पॉपुलेशन होगा इस ईयर इतना था, वो कैलकुलेट करके आता है, तो वो सब मुझे नहीं आता था। फिर मैं उसमें बाहर हो गया। फिर इसी बीच जब सीजीएल में नहीं हुआ तो मुझे लगा कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया है। काफी मेरे घर के ऊपर एक लड़का था, उसका टीए में उसी साल सिलेक्शन हो गया था। तो मोहल्ले में होता है कि ये सबसे बड़ा फेस करना पड़ता है। तो मोहल्ले वाले कहते हैं इतने दिनों से पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हाँ, फिर इससे कैसे? इस चीज का मुझे काफी फील हुआ कि उसका टीए में हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। तो घर वाले या मोहल्ले वाले, अरे आपका भी बेटा तो पढ़ने जाता था, उनके बेटे का तो हो गया। तो मुझे काफी बुरा लगता था कि अब मैं क्या करूं। तो बट उसी बीच जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मैंने फॉर्म डाला हुआ था, तो उसका आया। तो मेरी सीजीएल एसएससी की वजह से इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी थी कि मैं वो पेपर बस देने ही गया था, और मैं पेपर दे के आया। पेपर इतना अच्छा हुआ और मुझे पता भी नहीं चला, उसका रिजल्ट इतनी फास्ट आया था। आई थिंक पेपर के 1 या 1.5 महीने बाद रिजल्ट उसका आ गया। तो मुझे पता भी नहीं था, मेरे दोस्त ने कॉल करके बताया यार तुम्हारा उसमें नाम आया हुआ है। अच्छा, फोन करके आपने देखा भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं था इतनी जल्दी रिजल्ट आ ही नहीं सकता है, और आपके पास फोन आया, उस टाइम की फीलिंग क्या थी? तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अपना हो गया। क्योंकि मैं इधर डिप्रेशन में ही चली रहा था कि यार मेरा नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे किस्मत को कोसने लगते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, मेरी तो किस्मत खराब है? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं रहा। मेरे लिए मेरा सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे पापा हुआ करते थे। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी करते थे, सुबह 8 बजे जाते थे और रात में 10 बजे आते थे। आई थिंक वो 13-14 घंटे काम करते थे। तो मुझे भी लगता था कि यार, और वो लाइफ स्टाइल भी नहीं रह पाती होगी जो 13-14 घंटे काम करने के बाद होनी चाहिए थी, है ना? हाँ, तो मुझे लगता था यार पापा मेरे इतनी मेहनत करते हैं तो मुझे भी कम से कम इतने घंटे पढ़ने हैं। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, तो वो भी, उसके भी पापा की ऐसे ही परचून की दुकान थी। तो हम लोग बात करते थे यार कि यार कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम लोग यही सोचते थे यार पापा इतनी मेहनत करते हैं, कब तक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोगों ने प्लान किया था यार चलो हम लोग भी, पापा जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे हम लोग भी पढ़ेंगे। अच्छा, टाइम टेबल आपने अपने पापा के काम के अकॉर्डिंग बना दिया? जी। तो जैसे पापा मेरे 13-14 घंटे काम करते, तो मैंने भी सोचा मुझे भी 13-14 घंटे काम करना है, वो भी अपनी पढ़ाई में काम करना है। तो हम लोग सुबह से अपना टाइम टेबल बनाते थे। तो मुझे याद है गुरुकुल में हम लोग का सुबह 8 बजे का बैच होता था। तो हम लोग 5:30 या 6 बजे तक हर हाल में उठ जाते थे सुबह। तो सुबह कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा हम लोग अपना जो है एक टाइम टेबल बना रखा था। सुबह के टाइम में हम लोगों को इंग्लिश का
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, ये सब याद करना है। तो वो पढ़ने के बाद यहाँ से हम लोग कोचिंग आते थे 8 बजे, तो 10:30 वगैरह तक पढ़ने के बाद फिर जाते थे। लंच वंच करने के बाद फिर हम लोग दोपहर में पढ़ने बैठ जाते थे। अच्छा, एकदम बढ़िया से। दोपहर में भी अपना 2.5-3 घंटे पढ़ते थे। उसके बाद फिर हम लोग सोने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करते थे। बस ये था कि पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो सर यहीं पे एक बात बताते थे कि आप अपनी बॉडी को जैसा बनाओगे वो वैसा हो जाएगा। ये कौन से सर से बात सीखी? ये शिव सर से ही हम लोग शिव सर से ये बात आपने सीखी? अगर आप सोचो कि हम थक गए हैं तो हमें 2 तो बॉडी थक गई है तो आप थके रहोगे। जरूर है कि रेस्ट चाहिए आपकी बॉडी को एनर्जी, तो आप रेस्ट करिए, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करिए। तो हम लोगों ने सोचा कि इससे ज़्यादा नहीं, तो हम लोग मुश्किल से सिर्फ आधे घंटे रेस्ट करते थे। आधे घंटे अपना अलार्म लगा के रेस्ट किया, फिर उसके बाद फिर उठ के फिर अपना 2-2 बैच उस समय हम लोग करते थे। अच्छा। गुरुकुल में ये फैसिलिटी होती थी कि ऐसा नहीं आप जितने बैच हैं एक बैच का पैसा दिए तो आप एक ही बैच पढ़ सकते थे। तो शिव सर ने हम लोगों को ये फैसिलिटी दे रखी थी कि आप जितने भी बैच, जो भी बैच लेना चाहें ले सकते थे। तो हम लोग उस समय 2-2 बैच ज्वाइन करते थे। अरे वाह। सुबह भी करते थे और शाम को भी करते थे। तो दोपहर में हम लोग रेस्ट करने के बाद फिर आके अपना यहाँ पे बैच अटेंड करके फिर शाम को जाते थे और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिर बैठ जाते थे रात में 10-10 बजे तक। फिर डिनर किया, उसके बाद फिर रात में 12-1-1 बजे तक फिर खींच देते थे। हाँ। अगर मैं ऑल ओवर पूछना चाहूँ आपसे कि टोटल सेल्फ स्टडी कितने घंटे कर लेते थे आप? सेल्फ स्टडी जैसा मैंने आपको बताया कि सर पापा की 11-12 घंटे जॉब, जितना पापा जॉब करेंगे उतने घंटे आप पढ़ेंगे। तो बस ये प्रॉब्लम आती थी, जैसे हम लोग रात में जब पढ़ते थे तो नींद हम लोगों पे हावी होने लगती थी। नींद हावी होगी, 6 बजे उठोगे तो आप गए। हम लोगों ने सर से 1-2 बार कहा सर कि रात में कोशिश करते हैं बट नींद आती है। तो सर ने कहा कि रात में वो टॉपिक पढ़ो जो आपका सबसे स्ट्रांग हो, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, ओके। जो आपका इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो आप टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इसको देखा तो मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो मैथ्स था। मैथ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया ये बताइए। मैथ सर जब से मैंने शिव सर से पढ़ा है तो मुझे मैथ इतनी इजी लगने लगी, इतने शॉर्टकट्स, इतने ट्रिक। तो ये सब चीज़ें बेसिकली सर बताते थे अगर आपकी जबान पे फार्मूले होंगे तो आपको मैथ बिल्कुल इजी लगेगा। जैसा कि आप जानते होंगे एडवांस मैथ्स वगैरह में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन लोगों के इन सब में जो सब फार्मूले बेस पे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको फार्मूले पता है तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो मैथ का जो इंटरेस्ट था मेरा अलग ही था, तो मैं मैथ को रात में पढ़ना। मैथ में एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा आपसे। जैसे मैथ में आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, फॉर्मूला सीख लिए, मेन जो पार्ट होता है वो कैलकुलेशन का पार्ट होता है, और कैलकुलेशन ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होती है हमारी। ठीक है, तो कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव किया आपने? कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितने ज़्यादा मैथ्स लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उतनी स्पीड आप आएगा। नहीं, बच्चों को आप बताना चाहोगे जो देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स देखेंगे आपके इंटरव्यू को, तो आप कितना टाइम कैलकुलेशन को स्पेशली देते थे? अब जैसे मैं आपको बात करता हूँ कि जैसे एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ओके। वो पूरा सीधा उसमें एलसीएम लेना था, अपने को करना होता है। ये सब चीजें हैं कि ये आपकी स्पीड तभी आएगी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें वो याद हो जानी चाहिए। ए 10 दिन में करता है, वो 12 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, एलसीएम 60 आएगा। अच्छा, रट जानी चाहिए रटना। आप अगर रटेंगे तो आपको बोझ लगेगा। हाँ, आप कितनी चीजें रट सकते हैं, उसके रटने की तो कोई लिमिट है ही नहीं है। तो आप रट के कभी कोई चीज सीख नहीं सकते। मैथ में मेन चीज है प्रैक्टिस और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन को आप फास्ट कर सकते हैं, और आपने वो किया और आपने लगातार काम करते रहे। जैसे मैं बात करूंगा कि स्टडी मटेरियल यहाँ के बाद आपको कहीं और से बाहर से लेना पड़ा था कि सफिशिएंट था यहाँ से? यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल इतना मिलेगा कि आप किसी को ही नहीं कवर कर यही आपने एक अच्छा पॉइंट पूछा, मैं बताना चाहूँगा। यहाँ का जो स्टडी मटेरियल मिलता था तो सर हम लोग को गाइड करते थे कि ऐसा नहीं आपने सिर्फ यहीं पढ़ा और घर ले जाके रख दिया तो आप जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे, चाहे वो टॉपिक 15 बार पढ़े। आप जब तक यहाँ से जाके उसको दोबारा नहीं लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से पढ़ने के बाद जाते थे, दोबारा उन सवालों को फिर से लगाते थे, और जो नहीं आता था उनको मार्क करते थे, और नेक्स्ट डे जो है क्लास में आके सर से पूछते थे। तो हर एक सीट में, हर एक क्वेश्चन में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था या जो मुझे नहीं आता था उसको हम लोग मार्क करके रखते थे। जब रिवीजन करते थे फिर उन्हीं क्वेश्चंस का करते जिसपे मैंने उन्हीं का करते थे, स्टार बना के या अपने सर्कल करके आप रख लेते, मार्क्स करके रख लेते थे उस चीज़ों को और सर्कल करते थे। ऐसे मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, 4-5 सब्जेक्ट हमारे होते हैं सभी एग्जामों के लिए। जीएस हमारा हो जाता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है और इंग्लिश होती है, और स्टेट वालों के लिए हिंदी भी हो जाती है हमारी। तो ये सारे सब्जेक्ट को टाइमिंग कैसे आप कट करते थे? ये स्लॉट हमने दे दिया इस सब्जेक्ट को, ये स्लॉट हमने इस सब्जेक्ट को दे दिया, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे आप?
ये हम लोग जो है अपना 2-2 घंटे का सबका टाइम टेबल देते हैं कि मुझे 2 घंटे मैथ भी पढ़ना है, 2 घंटे रीजनिंग भी पढ़ना है, 2 घंटे इंग्लिश भी पढ़ना है। इस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना के हर एक टॉपिक को अपना अलग अलग टाइम देते थे, और जिस दिन जिस टॉपिक का बैच होता था उसको जाके जरूर उसके बारे में उसको पहले पढ़ते थे। जैसे मान लीजिए कल आपका रीजनिंग का टर्न है तो रीजनिंग आप पहले से पढ़ के जाएंगे। मान लीजिए मैथ का है तो शाम को मैथ पढ़ के जाएंगे आप। नहीं, मैं क्लास में जब अटेंड करके आता था जो मुझे सीट मिलती थी, अच्छा। उस दिन जाके सेम डे में उसको सेम डे को करते थे। उसमें जो मुझे प्रॉब्लम है क्वेरी है मैं उसे मार्क करके रखता था, फिर नेक्स्ट डे जब मैथ का टर्न पड़ता था मैं उसमें वो क्वेरी अपना सॉल्व कराता था, सर से पूछता था सर इसमें क्या होगा क्या नहीं समझ में आ रहा, इस तरीके से करता था। तो जो आपको यहाँ पे नोट्स मिलता है वो आप समझ लीजिए आपका नोट्स है वो, आप उसको कितना शॉर्ट और समराइज कर सकते हैं वो आपके जो है एग्जाम टाइम में काम आएगा, वो काम आता। तो मैं ऐसे करता था कि जो मुझे सीट्स मिलती थी यहाँ मैं उस पर मार्क करके रखता था, जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता था या जो मुझे नहीं आता था। जब एग्जाम टाइम के आपके पास 1 या 1.5 महीने का समय होता तो आप सारा चीजें आप रिवाइज नहीं कर पाते, इतना सारा बर्डन हो जाता है, इतना सारा बोझ हो जाता है। ये सब चीजें तब आपको काम आती हैं जब आपने मार्क करके अपने उस नोट से आप अपने नोट्स बना लेते हैं। अच्छा, उस नोट्स के भी शॉर्टकट नोट्स आप बना लेते हैं, तो आप शॉर्ट टाइम में कम समय में उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा। जैसे आप मॉक देते होंगे तो मॉक में जो क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं होते थे, बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे, हर एक मॉक में 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें, तो उनके साथ आप क्या करते थे? मतलब उनको या कहीं नोट डाउन कर देते थे या फिर उनको स्किप बस देख के स्किप कर देते थे, क्या करते थे उनके क्वेश्चन के साथ? मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं तो एट द टाइम तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं, बस नहीं आफ्टर, मतलब उसके बाद उसको मैं सॉल्व करता था। अच्छा। अपना पहले देखता था क्या प्रॉब्लम हुई, मुझे वहाँ पे क्यों नहीं आया था मॉक टेस्ट देते तो मैं आके देखता था, लगाता था, अगर आता था ठीक है, नहीं तो मैं बाद में सर से उसको डिस्कस करता था और पूछता था। और कोई क्वेश्चन मतलब आप स्किप करके नहीं छोड़ते थे, मतलब क्वेश्चन ने चैलेंज किया है आपको तो उसको फाइनल तक पहुंचाना है। ये तो हर क्वेश्चन में था कि जब तक उसका कुछ सही सोल्यूशन नहीं तब तक ये दौड़ता रहता था। ये बिल्कुल सही था आपका। और जैसे जब हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो हम स्टूडेंट दौर में होते हैं, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं भी स्टूडेंट में, जो यहाँ की लाइफ है, और फिर जब हम किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाते हैं, वहाँ की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में क्या अंतर आपको महसूस हुआ? मैंने तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे। वही जानना चाहेंगे आपसे कि जहाँ पे आप कार्यरत हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसमें अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे काम करके, मुझे गवर्नमेंट कल्चर के बारे में पता चला। और जो स्टूडेंट लाइफ होती है मैंने फील किया कि ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन लाइफ होती है, सबसे खूबसूरत लाइफ होती है। उससे अच्छी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होती है, भले ही टेंशन रहती है, भाई सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, घर को करना है, लेकिन खूबसूरत पल होते हैं वो आप जी के। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद जब आप कहीं जॉब में या जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पे बढ़ जाती हैं। हाँ। लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, फैमिली की, रिलेटिव्स की, हर किसी की बढ़ जाती है। तो अभी जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ का तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मैं वहाँ पे जो है प्रोक्योरमेंट सेक्शन में हूँ। अच्छा। तो अब आपको ऐसा तो लगता नहीं होगा, जैसे क्या होता है कि बच्चे जब कम पढ़ के जाते हैं, कम मेहनत करके पहुंच भी जाते हैं कभी कभी, तो वो थकान महसूस करते हैं, आपके साथ तो होगा नहीं बिल्कुल भी? नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कुछ थकान नहीं महसूस होता, बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पे। हमारे जो कलीग्स हैं, सीनियर्स, मतलब काम से प्यार करने लगे। अभी तो ऐसा है कि अगर हम लोग 1 या 2 दिन ऑफिस नहीं जाते हैं तो लगता है यार घर में क्या करें, काम का इतना ज़्यादा हैबिट हो गया है। हाँ। कि घर में लगता है कि आज कुछ है नहीं करने के तो बहुत मिस करते हैं हम लोग ऑफिस वगैरह। काम से प्यार हो गया, सबसे अच्छी चीज़ है। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे प्यार करने लगो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई को बोझ मत समझिए, आप पढ़ाई को अपने पैशन के तौर पे, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी। वही मतलब उसमें खुश होके, मगन होके रहिए तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी। जैसे आपके प्रमोशंस वगैरह तो ज़्यादा जल्दी मिलेंगे क्योंकि आप वहाँ पे उतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। बस जैसे अभी आपने प्रमोशन की बात की, गवर्नमेंट सेक्टर में यही एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे डेडिकेशन नहीं, वहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग प्रमोशन। अच्छा, रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। बस ये एक मुझे जो लगा कि वहाँ पे एक जो सेटबैक है यही है। अच्छा। कि वहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग प्रमोशंस होते हैं, ना कि आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ये मैं बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, चलिए हम पढ़ाई पे दोबारा से लौटते हैं। जैसे हमारे चारों सेक्शन हमारे ये होते थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बच्चों के लिए होता है जीएस का, क्योंकि मैथ को आपने कॉन्सेप्ट से सीख लिया, उसकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर लिया, रीजनिंग को आप समझ लिए, इंग्लिश को भी आप लैंग्वेज के फॉर्म में देख लिए,
जीएस जब आता है ना तो जीएस में बहुत सारे सेक्शन बटे होते हैं, 4 पिलर होते हैं एक जीएस के। तो उनमें सबसे चैलेंजिंग कौन सा लगा था आपको और उससे कैसे निकल के आए थे बाहर? जीएस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बना लिया था आपने। चैलेंजिंग को इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया आपने। ये जीएस का जो इंटरेस्ट मेरा बढ़ा, ये मेरा सर्विस पीरियड के दौरान बढ़ा। अच्छा। मुझे लगा कि मैं नौकरी में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने का मन होता था। अच्छा। आज की भी डेट में मैं रात में सोने से पहले करंट अफेयर्स रोज पढ़ता। करंट अफेयर्स आज भी आप पढ़ते हैं? तो मुझे ये याद कैसे रखते थे जब स्टूडेंट दौर में थे आप? जब मैं स्टूडेंट्स दौर में था तो उसको एज अ सिलेबस में पढ़ता था कि मुझे एग्ज़ाम देना है तो याद करना है। तो जैसे उस समय का जो जीएस में क्वेश्चंस आते थे, जैसे साइंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते थे, बेसिक बेसिस पे, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायो से और हिस्ट्री वगैरह से, जियोग्राफी से। 3 सब जो चीज़ों थे इनको मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसको भी पढ़ता था और करंट अफेयर भी पढ़ता था। तो ये इस तरीके से रूटीन बना के करता था कि एग्ज़ाम में जीएस में काम चल जाए। बट मेनली एसएससी वगैरह में जीएस का उतना रोल नहीं होता था, उसमें मैथ और इंग्लिश का ज़्यादा फोकस होता था, इसलिए हम लोग मैथ और इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करते थे। रीजनिंग और जीएस को थोड़ा सा कम करते थे। लेकिन अब पैटर्न हमारा थोड़ा चेंज हो गया है। अब तो जीएस का और रीजनिंग का दोनों का वो मुख्य रूप दे दिया है, उतना वेटेज करा दिया, अच्छा खासा वेटेज करा दिया है। तो आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रही यहाँ तक की है। जी ठीक है, आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि गुरुकुल एकेडमी में मैंने जो पाया है वो मेरे यहाँ जो मेरे ड्रीम्स है या सपने थे वो यहीं पे आगे पूरे हुए हैं। शिव सर ने बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया। इवन वो इतने अच्छे थे कि हम लोग कभी कभी किसी मंथ में फीस वगैरह की भी प्रॉब्लम्स आती थी तो हम लोग सर से बताते थे, तो उन लोग काफ़ी कोऑपरेट करते थे, हर तरह से करते थे। कई सारे ऐसे हम लोग के कलीग्स थे जो गांव के कानपुर देहात एरिया से आते थे, किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। तो कुछ ऐसे मेरे 1-2 दोस्त थे मुझे पता है जो बेचारे फीस देने में सक्षम नहीं थे, तो उनके लिए भी सर ने बहुत कुछ किया है। तो हम लोगों ने गुरुकुल हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक फैमिली थी। अरे आज भी हम लोग बहुत मिस करते हैं, जब जाते हैं मिलते हैं सर से तो लगता है कि कोई गार्जियन मिला है। अगर मैंने कहीं गार्जियनशिप पाई है तो वो सर से ही पाई है। जितना गाइडेंस या गार्जियनशिप कैसे क्या है, इवन मैं बताता हूँ जैसे हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते थे तो सर ने भी काफ़ी मोटिवेट किया कि आप पढ़ाओ सिर्फ उतना। जैसे हम लोगों ने होम ट्यूशन का एक कल्चर चलता था हम लोग के टाइम में कि पैसे नहीं तो चलो 1-2 कहीं होम ट्यूशन पढ़ा लिया जाए। तो सर ने मुझे एक बात बताया था कि अगर होम ट्यूशन से सिर्फ तुम अपने शौक पूरे कर सकते हो, ज़रूरतें नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम लोगों को एक बात बोली सर ने कि आप जो है पढ़ाइए, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ाइए। तो फिर मुझे लगा कि यार बात तो सही है, अगर मैं होम ट्यूशन छोटे बच्चों को इन सबको पढ़ाने से मैं थक जाऊंगा, तो मैंने फिर जो मैं पढ़ रहा था तो मैंने वही पढ़ाने के लिए। अच्छा, आपने मतलब वहाँ से ये सीखा कि हमें होम ट्यूशन नहीं करनी चाहिए, हमें अपने ही एम को फोकस करके चलना चाहिए था। तो आपकी जर्नी एक्चुअल में बहुत ही इंस्पायरिंग है सभी के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।